खूब सताने वाली सास। एक गांव में राधा और मंगम्मा नाम की सास बहू रहते थे। राधा बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन गरीब परिवार से आने की वजह से मंगम्मा राधा को कभी इज्जत नहीं देती थी। हमेशा दहेज के लिए परेशान करती रहती थी। एक दिन राधा के सास ससुर टीवी देख रहे थे। मंगम्मा अपनी बहू को बुलाते हुए बोलती है, अरे ओ बहू रानी, अरे कहाँ मर गई तू? इस तरह से चिल्लाती है। तुरंत राधा वहाँ पहुँचती है। आपने बुलाया सासू माँ? इस तरह पूछती है। तब मंगम्मा गुस्से से बोलती है, अरे अरे तू मेरी बहू है या नहीं? अरे कभी सोचा है बेचारे सास ससुर आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं, उनके लिए थोड़े भजिया तल दे। हाँ, दहेज तो लाती नहीं, क्या हम लोगों की सेवा भी नहीं करेगी तू? इस तरह मंगम्मा बोलती है। तब उसका पति बोलता है, तुझे अल्सर है ना, इसीलिए शायद नहीं बनाया होगा भजिया। इस तरह वो मजाक करता है। तब मंगम्मा अपने पति को गुस्से से घूरती है। अपनी पत्नी की आंखों में गुस्सा देखकर मंगम्मा का पति मन में सोचता है, ये क्या, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? लगता है अभी खा जाएगी मुझे। ऐसे घूर रही है जैसे बड़ी भूख से बिल्ली एक चूहे को घूरती है। इस तरह वो मन में सोचकर अपनी बहू से बोलता है, बेटी राधा, जरा अपनी सास के लिए मिर्ची की भजिया बना के ले आ, जा बेटा। इस तरह वो अपनी बहू से बोलता है। ये बात सुनते ही राधा रसोई घर में जाकर तुरंत अपने सास ससुर के लिए भजिया बनाकर ले आती है। मिर्ची की भजिया खाने के बाद सास बोली, हाय राम, कितना झाल है, मर गई, कितना तीखा बना दिया तूने, हाय राम। हाजी सुनते हो, आपकी बहू मुझे इतनी मिर्ची खिलाकर मार डालना चाहती है, हाय मर गई, मिर्ची, हा। इस तरह वो चिल्ला रही होती है। तभी मंगम्मा का पति बोलता है, लगता है तू सठिया गई है। मिर्ची के भजिया में अगर मिर्ची नहीं होगी तो क्या होगा? वैसे भी अगर तू इतनी भी मिर्ची नहीं खा सकती थी तो तूने बहू रानी को भजिया बनाने के लिए क्यों कहा? ऊपर से ना बनाने पर डांट भी रही थी। इस तरह बोलता है। तब राधा दौड़ते हुए रसोई घर में जाकर अपनी सास के लिए पानी लेकर आती है। पानी पीकर सास अपनी बहू से गुस्से से बोलती है, क्यों री, मैंने थोड़ी भजिया बनाने को बोला था तो तूने अपना सारा गुस्सा इन भजियाओं पे निकाला। तुझे पता है ना कि मुझे अल्सर है, फिर भी तूने भजिया में ज्यादा मिर्ची डालकर, मुझे ज्यादा मिर्ची खिलाकर मुझे हार्ट अटैक दिलवाकर मार डालना चाहती है क्या? पहले तो तू दहेज नहीं लाती, कुछ बोलो तो कहती हो कि मेरा परिवार गरीब है, ऊपर से आज तो हमें मार ही डालना चाहती थी तू। इस तरह वो गुस्से से अपनी बहू को डांटती है। सारी बातें सुनकर राधा बोलती है, अरे नहीं सासू माँ, नहीं, मैंने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। मैं तो चाहती हूँ कि आप 100 साल स्वस्थ जिए, बस। इस तरह राधा कहती है। तब मंगम्मा बोलती है, अजी सुना आपने, कहती है कि बस हम लोग 100 साल ही जिए। इसका मतलब क्या है? ये चाहती है कि हम जल्दी से जल्दी मर जाएं। बाप रे बाप, इस तरह अपनी सास की मौत मांगने वाली बहू को सिर्फ मैंने तुझे ही देखा है। इस तरह वो अपनी बहू पे जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब वहीं खड़ा राधा का ससुर मंगम्मा से कहता है, अरे मंगा, तू तो हर बात का उल्टा ही मतलब निकालती रहती है। तुझसे तो बात करना ही मुश्किल होता जा रहा है। वैसे भी उस लड़की की गलती क्या है? तूने ही तो बोला था उसको भजिया बनाने को, उसमें तुझे क्या गलती दिखाई दे दी? इस तरह वो अपनी पत्नी से कहता है। अपने पति की बातें सुनकर मंगम्मा का गुस्सा और चढ़ जाता है। वो तुरंत वहीं पड़ा एक लकड़ी उठाकर राधा को मारते हुए कहती है, तूने मेरे पति पर क्या जादू टोना कर दिया रे? हमेशा मेरी बात का उल्टा जवाब भी नहीं देता था, जैसा मैं कहती थी मेरी बात मानता था, और अब वो मुझे ही डांट रहा है। मैं तुझे ना नहीं छोड़ूंगी। इस तरह वो अपनी बहू को मारने लगती है। उसी वक्त शहर से मंगम्मा की बेटी, जो शहर में डॉक्टरी पढ़ रही थी, गांव आती है। जब वो देखती है कि मंगम्मा राधा को मार रही है, वो तुरंत अपनी माँ के पास जाकर उसे रोक लेती है। अरे माँ रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम? जब देखो तब भाभी को मारती ही रहती हो।
इस तरह कहती है। ये बात सुनकर मंगम्मा बोलती है, अरे बेटी, तुझे तो बस ये दिखाई दे रहा है कि मैं उसे मार रही हूँ। उसने क्या किया जानती है तू? इस तरह वो रोते रोते बोलती है। तब नीरजा अपनी भाभी को अपने कमरे में ले जाती है। तब राधा नीरजा को गले लगाकर रोते रोते बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ नीरजा, सासू माँ मेरे लिए भगवान समान है। मैं सपने में भी सासू माँ के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। इस तरह राधा रोते रोते बोलती है। तब नीरजा अपने मन में सोचती है, मुझे आप पर विश्वास है भाभी। मैं जानती हूँ कि आप कभी भी अपने मन में हमारे लिए बुरा नहीं सोच सकती। आप दहेज नहीं लाई है ना, इसीलिए मेरी माँ आपको इस तरह से सता रही है। मुझे किसी भी तरह अपनी माँ को ये सिखाना होगा कि पैसे से बढ़कर साफ और अच्छे मन वाले लोग जरूरी होते हैं। बताऊंगी, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस तरह नीरजा अपने मन में सोचकर अपनी भाभी को चुप कराकर उसे अपने कमरे में भेज देती है। उसके बाद नीरजा सीधे अपने पापा के पास पहुंचती है और अपने पिता से अपनी माँ को सबक सिखाने के लिए उसने जो प्लान किया था सब कुछ समझाती है। अपनी बेटी का प्लान सुनकर मंगम्मा का पति बहुत खुश होता है। अपने प्लान के मुताबिक मंगम्मा की बेटी और पति मंगम्मा के दूध के ग्लास में डाइजिन टैबलेट डाल देते हैं। दवाई का डोज ज्यादा हो जाने की वजह से मंगम्मा को वॉमिटिंग्स और मोशंस होने लगते हैं। अपनी हालत देखकर बहुत डर लगता है और उसकी बेटी जो डॉक्टर थी उसी के पास सलाह मांगने के लिए भागते हुए जाती है। लेकिन नीरजा अपनी माँ को किसी भी तरह सबक सिखाने के उद्देश्य से अपनी माँ से झूठ बोल देती है कि उसे किसी चीज की बीमारी है। ऊपर से ये भी कहती है कि उसकी माँ बस एक ही हफ्ते में मर जाएगी। ये खबर सुनकर मंगम्मा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मरने के डर से अपनी बेटी की झूठ को वो सच मान लेती है और बेचारी बिस्तर पकड़ लेती है। मंगम्मा के बिस्तर पकड़ने की वजह से अब राधा ही उसकी सारी देखभाल कर रही थी। एक माँ के जैसे उसकी देखरेख कर रही थी। राधा ही मंगम्मा को रोज खाना खिलाती थी, उसे रोज जूस बनाकर पिलाती थी और उसकी कई तरह की सेवाएं भी करती थी। एक दिन राधा भगवान से प्रार्थना करते हुए बोलती है, जिसे उसकी सास वही खड़े खड़े सुन रही थी। हे भगवान, मेरी सास की तबीयत ठीक कर दीजिए। मैं आपकी रोज पूजा करूंगी, बस मेरी सास ठीक रहे। एक बार मेरी सासू माँ ठीक हो जाए तो मैं घुटनों से सीढ़ियां चढ़ते हुए आपके दर्शन के लिए आऊंगी स्वामी। किसी भी तरह मेरी सास की तबीयत ठीक हो जाए बस। इस तरह वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी। अपनी बहू की बातें सुनकर मंगम्मा राधा के पास आकर बोलती है, बेटी राधा, मेरे लिए तू घुटनों के बल सीढ़ियां चढ़कर दर्शन करने जाएगी? बेटी, तू मुझसे इतना क्यों प्यार करती है? मैं एक पापी हूँ, अभागन हूँ। मैंने तुझे समझने की कभी कोशिश नहीं की। मुझे माफ कर दे बेटी। दहेज के लालच में मैंने तुझे बहुत दुख दिए। तुझ जैसी बहू 100 करोड़ रुपए के बराबर है, फिर दहेज की क्या जरूरत हमें? इस तरह बोलकर वो राधा को गले लगा के रोने लगी। ये सब दूर से देख रहे नीरजा और उसके पिता दोनों मंगम्मा के पास पहुंचते हैं। तब नीरजा अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देती है कि उसने झूठ कहा था कि उसे कोई बीमारी है, और ये भी बताती है कि ये सब उसमें बदलाव लाने के लिए इन्होंने प्लान किया था। सच्चाई जानकर रंगम्मा और राधा बहुत खुश होते हैं। मंगम्मा अपनी आंखें खोलने के लिए अपनी बेटी नीरजा का खूब धन्यवाद करती है और उस दिन के बाद से सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। सास वर्सेस बहू। कहीं दूर एक गांव में रानी और वानी नाम के सास बहू रहते थे। दोनों हमेशा झगड़ते रहते थे। दोनों हमेशा अपने आप को ऊपर साबित करने के लिए हमेशा झगड़ते रहते थे। हमेशा अपनी सास को सताने के बारे में बहू और बहू को सबक सिखाने के बारे में सास कोई न कोई प्लान करते ही रहते थे। एक दिन वानी टीवी में बैठकर स्टार महिला देख रही थी। ये देखकर सास रानी अपने मन में सोचती है, ये क्या इतना रिलैक्स होकर टीवी देख रही है, वो भी मेरे होते हुए? ये मेरे लिए कितने अपमान की बात है। इस तरह मन में सोचकर वो तुरंत टीवी के पास जाकर कुंडली भाग्य लगा देती है। ये देखकर वानी का गुस्सा बढ़ जाता है और अपनी सास से कहती है,
अरे ये क्या सासू माँ, मैं यहाँ पहले से टीवी देख रही थी, आपको दिखाई नहीं देता क्या? इस तरह वो गुस्से से बोलती है। तब रानी कहती है, अरे अरे क्यों चिल्ला रही है? ये मेरे बेटे की मेहनत की कमाई से खरीदी हुई टीवी है। मेरी जो मर्जी होगी मैं वो देखूंगी इसमें। तुझे जो करना है कर ले, जा यहाँ से। इस तरह रानी बोलती है। ये बात सुनकर वानी का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो तुरंत अपनी सास के हाथ से टीवी का रिमोट खींचकर स्टार महिला लगा लेती है। इस वजह से रानी अपनी बहू को बड़े गुस्से से घूरती है। तब वानी रानी से कहती है, क्या सासू माँ, ऐसे क्यों देख रही हो? इस टीवी को मेरे पति ने बड़ी मेहनत से कमाए हुए पैसों से खरीदा है। इस टीवी पर किसी का हक है तो वह मैं हूँ। इस तरह वानी बोलती है। वानी का बात सुनते ही रानी बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलती है, अरे पगली कहीं की, तेरा पति बनने से पहले वो मेरा बेटा है बेटा। इस तरह बोलती है। ये सुनकर वाणी एक बार मुस्कुराते हुए कहती है, बीती हुई बातें मत बताइए सासू माँ, अभी देखिए, अभी वो मेरे पति हैं, सो उन पर और उनकी चीजों पर सिर्फ मेरा ही हक है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लीजिए, दान कर दूंगी। इस तरह वाणी बोलती है। वाणी की बात सुनकर रानी का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसी वक्त रानी का बेटा महेश घर पहुंचता है। अपने बेटे महेश को आता हुआ देखकर रानी अपने बेटे से बोलती है, देख बेटा, तेरी पत्नी मुझे कितनी खरी खोटी सुना रही है। वो बोलती है कि मैं टीवी ही ना देखूं, ऊपर से कहती है कि ये टीवी उसका है। इस तरह वानी बोलती है। वानी की बात सुनते ही रानी रोने का नाटक करने लगती है और बोलती है, हाँ, मैं सुबह से सारे घर के काम खत्म करके रिलैक्स होने के लिए टीवी देख रही थी तो सासू माँ आ गई और उन्होंने मेरे हाथों से टीवी का रिमोट छीन लिया और कहने लगी कि तू पराये घर से आई है, इन घर की चीजों पर तेरा कोई हक नहीं। इस तरह वानी रोने लगती है। ये देखकर बेचारा महेश समझ नहीं पाता है कि वो किसकी तरफ बात करे और उसकी समझ में ये भी नहीं आता कि दोनों में वो किसको समझाए। तब वो पहले सीधे वानी के पास जाता है। वानी, तू माँ से क्यों झगड़ रही है? अगर तुझे चाहिए तो मैं तेरे लिए नया टीवी ला दूंगा, तब तू आराम से अपने ही कमरे में जाकर टीवी देख लेना। अभी के लिए माँ को टीवी दे दे। इस तरह वो बड़े धीमे आवाज में वानी के कान में बताता है। लेकिन वानी इसी बहाने अपने सासू माँ को सताने की चक्कर में बड़े जोर से महेश से कहती है, अच्छा ठीक है जी, अगर आप मेरे लिए नया टीवी खरीदना चाहते हैं तो मुझे इस पुराने टीवी में देखने की क्या जरूरत, आप अपनी माँ को ही इस टीवी में देखने के लिए बोल दीजिए। इस तरह से वो जोर से बोलती है। ये सुनकर महेश दंग रह जाता है। अपने बेटे की बात सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आता है और अपने बेटे महेश से बोलती है, ये सब क्या है बेटा? अपनी पत्नी के लिए नया टीवी और मेरे लिए पुरानी टीवी? हाँ बेटा हाँ, शादी के बाद तू तो एकदम बदल ही गया है। इस तरह वो रोते रोते बोलती है। ये देखकर महेश हड़बड़ा जाता है और अपनी माँ से बोलता है, अरे अरे माँ, ऐसी बात नहीं है। अगर तू चाहती है तो तू ही नया टीवी रख लेना, मैं और वानी पुरानी टीवी में ही मैनेज हो जाएंगे। इस तरह बोलता है। ये सुनकर वानी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से बोलती है, हाँ जी हाँ, जब देखो तो आप लोग मुझे अलग ही ट्रीट करते हो। ये भी तो सच है ना कि अंत में आप दोनों ही एक हो। मैं ही पराये घर से आई हूँ ना। मैं इसे अपना घर समझकर सुबह से शाम तक कितनी मेहनत से इस घर को संभाल रही हूँ। ये सब छोड़िए, मैं सीधे अपने मायके चली जाऊंगी। इस तरह वो भी रोने लगती है। बेचारा महेश परेशान हो जाता है कि वो अब क्या करे। ऊपर देखते हुए वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मेरी गलती क्या है? क्या ये गलती है कि मैं एक आदमी हूँ? एक तरफ मेरी माँ है तो दूसरी तरफ मेरी पत्नी। इन दोनों से मैं कैसे डील करूँ? इस तरह वह अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। लेकिन फिर भी सास बहू का झगड़ा चलता ही जाता है। इसी तरह थोड़ी देर झगड़ने के बाद दोनों औरतें अपना अपना मुंह फेरकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन गांव में एक स्वामी जी आते हैं। गांव में सब लोग उस स्वामी जी से मिलने के लिए जाते हैं। ये बात सुनकर रानी भी
उन स्वामी जी के पास जाती है। तब वो स्वामी जी रानी को अपनी बहू को अपने वश में करने के लिए कुछ विभूति देता है। उस विभूति को लेकर रानी चाय बनाने के बहाने रसोई में जाकर चाय के कप में इस दवाई को डालते हुए सोचती है, तू मेरे साथ ही गेम खेलना चाहती थी ना? अब देखना, इन स्वामी जी के विभूति की वजह से तू बिल्ली की तरह मेरे चारों ओर घूमती रहेगी। इन स्वामी जी की महिमा की वजह से आज तेरा खेल खत्म। इस तरह रानी बोल रही थी, लेकिन वानी दरवाजे के आड़े खड़े होकर इनकी सारी बातें सुन लेती है। ये सब सुनने के बाद वानी अपने मन में सोचती है, अरे वाह सासू माँ, मेरे ऊपर आपने इतना बड़ा मास्टर प्लान बना लिया। आपको सबक सिखाकर रहूंगी, देख लेना। इस तरह वो मन में सोचती है। उसके बाद रानी वानी के लिए चाय बना कर लाती है। रानी वानी से बोलती है, बेटी वानी, तू तो बड़ी अच्छी औरत है, दिन भर घर के काम में लगी रहती है, लेकिन मैं बड़ी पापी हूँ। मैं तेरे मेहनत को कभी देख ही नहीं पाई, इसीलिए अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए मैं तेरे लिए ये चाय बना कर लाई हूँ। इस तरह रानी नाटक करने लगती है और वाणी भी नाटक करने लगती है कि उसे कुछ पता नहीं है। अरे अरे सासू माँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हैं? सच कहूँ तो आप बुजुर्ग हैं, बड़ी अच्छी भी हैं आप जैसी भली औरत मेरे लिए चाय बना कर लाई हो। ये चाय मैं कैसे पी सकती हूँ सासू माँ, आप ही बताइए। आपके सामने बैठकर मैं ये चाय नहीं पी सकती सासू माँ, इस चाय को आपको ही पीना पड़ेगा। इस तरह वाणी बोलती है। वाणी की बात सुनकर रानी घबरा जाती है और बोलती है, वो आज मैं उपवास कर रही हूँ बेटी, मैं ये चाय नहीं पी सकती। इस तरह रानी बोलती है। इस तरह दोनों एक दूसरे को चाय पिलाने की कोशिश करने लगते हैं। उनके इस झगड़े में वो चाय का कप नीचे गिर जाता है। इस बात से दोनों एक दूसरे से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त महेश वहाँ पहुँचता है और जाते ही उसके समझ में आ जाता है कि क्या हुआ। तब महेश उन दोनों से कहता है, अरे अरे अरे, अब बस करो, अब बस भी करो। टीवी के लिए झगड़ लिया, साड़ियों के लिए झगड़ लिया और अब चाय के लिए भी झगड़ा कर रहे हो। छी, और कितने दिन ये झगड़े चलते रहेंगे? बस बहुत हो गया, कभी सास तो कभी बहू। अगर आपने आज से ये झगड़े बंद नहीं किए तो रात को न टीवी देखने देंगे, न साड़ियाँ खरीदने को मिलेंगी और न मूवी जाने को मिलेगा। इस तरह वो बड़े गुस्से से बोलता है। महेश को इतने गुस्से में पहले ना देखकर दोनों सास और बहू डर के मारे कांपने लगते हैं। तब महेश रसोई में जाकर दोनों के लिए चाय बना कर लाता है और चाय देते हुए उनसे कहता है, सिर्फ एक चाय के लिए तुम लोगों ने इतना झगड़ा किया? घर को युद्ध का मैदान बना के रखा है। ये लो अपना अपना चाय पियो। इस तरह वो दोनों को चाय देता है और डर के मारे सास बहू दोनों फटाफट चाय पी लेती हैं। तब महेश अपने मन में सोचता है, आप लोग क्या, आपने क्या सोचा कि सिर्फ आप लोग स्वामी जी के पास जा सकते हो? मैं भी गया था स्वामी जी के पास और विभूति लेकर आया था। मैंने वो विभूति इस चाय में मिला दी थी, जिसे तुम दोनों ने फटाफट पी लिया। इस तरह वो मन में सोचता है और बाहर बोलता है, अब बताओ लेडीज, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। उस दिन से स्वामी जी के दिए हुए विभूति के कारण सास बहू दोनों महेश की बात सुनते हैं और हमेशा मिलजुल कर रहने लगते हैं। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी।